आजादी के 65 साल बाद भी सारंडा के ग्रामीणों को कुछ भी नसीब नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर सारंडा का जंगल अपने आगोश में रहने वालों की किस्मत नहीं सुधार पाया। हां, वन कर्मियों और वन माफियाओं की तकदीर जरूर सुधर गई है। ग्रामीणों को ना सड़क उपलब्ध है, ना इंदिरा आवास, ना पेयजल और ना ही शिक्षा। सैकड़ों गांवों का तो नाम ही दर्ज नहीं है कि ये गांव भी है। आजादी के बाद से ही यहां वन विभाग सक्रिय रहा जंगल बचाने के लिए। ये अलग बात है कि सारंडा नंगा हो गया है और यहां पदस्थापित वनकर्मी अमीर। इसके बावजूद ग्रामीणों को कोई शिकायत नहीं थी। वे अपनी बदहाली में भी खुश थे। अस्सी के दशक में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच संघर्ष इस बात को लेकर शुरू हुआ कि गांव वाले जंगल के भीतर खाली जमीन पर अपने पवित्र वृक्ष साल लगाना चाहते थे और मुनाफे के लिए वन विभाग साल यहाँ का सांस्कृतिक वृक्ष है। इसमें दीमक नहीं लगते और यह हजारों साल तक रह सकता है। सरहुल हो या शादी विवाह का मंडप, यहां के लोग साल के तने और फूल का ही इस्तेमाल करते हैं। साल सागवान के साथ ही जंगल पर अधिकार को लेकर भी संघर्ष शुरू हुआ। वन कर्मी जलावन की लकड़ी काटने पर भी गांव वालों को जेल में बंद कर देते। देवेंद्र मांझी के नेतृत्व में यह संघर्ष तेज हुआ। बाद में देवेंद्र मांझी की हत्या कर दी गई। वन विभाग के बढ़ते अत्याचार के कारण ग्रामीणों ने पड़ोसी राज्य बंगाल के माओवादियों से संपर्क साधा। बंगाल से आए माओवादियों ने धरती की उर्वरता, आयरन और अन्य खनिज देख ग्रामीणों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। 5 दशक की सरकारी उदासीनता ने आग में घी का काम किया। नक्सली आए थे ग्रामीणों का कल्याण करने, पर धीरे धीरे वे गांव वालों के रहनुमा बन गए। सरकार यहां थी नहीं, लिहाजा नक्सलियों ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। सरकारी अनुमान कहता है कि नक्सली हर साल सारंडा से करीब 2000 करोड़ की लेवी वसूलते हैं। जहां पुलिस जाने से डरती है, वहां कंपनियां बड़े आराम से अपना कारोबार चला रही हैं। सरकारी विकास के कागजी आंकड़े ये कहते हैं कि जो इलाके सड़क से जितने कटे हैं, वहां उतने अधिक सरकारी कुएं खुदे हैं, उतने अधिक चापाकल गड़े हैं और मनरेगा के तहत उतने अधिक विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। अगर आपको यकीन न हो तो आरटीआई के तहत कागजात मंगवा कर देख सकते हैं। आश्चर्य, नक्सली तो विकास कार्य रोकते हैं ना। इस सच्चाई को तो हर झारखंड वासी जानता है कि इस राज्य के सुदूर गांवों में अवैध पत्थर उद्योग, सीमेंट उद्योग, ईंट भट्टियां, बहुमूल्य खनिजों की तस्करी और बंद खदानों में खनन जैसे अवैध कार्य बेखौफ जारी हैं। वहां ग्रामीणों का न सिर्फ शारीरिक शोषण होता है, बल्कि यौन शोषण के साथ अन्य तरह के अमानवीय शोषणों का भी शिकार बनाया जाता है। माओवादी तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, फिर उनके प्रभाव वाले इलाकों में ही सबसे ज्यादा शोषण क्यों? आखिर नक्सलवादियों की उपस्थिति में कुछ तो स्थिति सुधरती। दरअसल नक्सल कौन है, ये ना तो सरकार जानती है और ना ही ऑपरेशन में लगे जवान। झारखंड में अब तक पुलिस ने ना जाने कितने ग्रामीणों को नक्सली कहकर पकड़ा, उन्हें प्रताड़ित किया, जेलों में बंद किया और यहां तक कि मार दिया। खनिज संसाधनों के मामले में जो इलाके धनी हैं,
उन्हीं इलाकों में सघन अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? कुछ और गंभीर सवालों के जवाब माओवादियों को देने हैं। गांव में नक्सल राज होने के बावजूद विकास योजनाओं में इतनी गड़बड़ी सरकारी अधिकारी कैसे कर पाते हैं? मनरेगा के तहत मजदूरों का हक कैसे मारा जाता है और मानव तस्कर गांव-गांव में कैसे सक्रिय हैं? दूसरा सवाल कि क्या सरकार का मतलब सिर्फ पुलिस है? सरकारी नीतियों को लागू करने में बड़े-बड़े नेता और उद्योगपति तक शामिल हैं। फिर आखिर पुलिस को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? अगर माओवादी अपने सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध है, तो संगठन का इतना विघटन क्यों? झारखंड जैसे राज्य में ही छोटे बड़े करीब आधा दर्जन नक्सली संगठन सक्रिय क्यों हैं? टूट का कारण सैद्धांतिक था या व्यक्तिगत स्वार्थ? माओ त्से तुंग ने कहा था, अगर कोई कॉमरेड किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। फिर बार बार नक्सल संगठन के भीतर महिलाओं के यौन शोषण की खबरें क्यों आती हैं? अब तक क्या एक भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? माओवादियों को यह भी साफ करना चाहिए कि उन्हें चीन से किस तरह की मदद मिल रही है। दुश्मन देश के इस्लामी आतंकियों के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, लेवी से जो कमाई होती है वो कितनी पारदर्शी है? क्या आम जनता और यहां तक कि हर कॉमरेड को आय और व्यय के बारे में जानकारी है?